जन चेतना मंच चित्तौड़ द्वारा सुरक्षित भारत विषय पर व्याख्यान। भारत की सुरक्षा के बड़े खतरे, जनसंख्या विस्फोट और भ्रष्टाचार, कानून बदलने और न्याय व्यवस्था में सुधार और समान शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता। चित्तौड़गढ़ में बोले राष्ट्रवादी चिंतक, पीएलआई मैन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय। भारत की सुरक्षा में सिर्फ आतंकवाद या अलगाववाद ही नहीं, आंतरिक और बाहरी और भी कई खतरे हैं और विभिन्न खतरों व समस्याओं के मूल कारण है भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। जब तक हमारे देश की सुरक्षा में सबसे बड़े बाधक खतरों के खिलाफ सख्त कानून व्यवस्था नहीं बनाई जाती, तब तक सुरक्षित भारत की कल्पना करना निरर्थक है। देश की लचर कानून व्यवस्था को बदलते और त्वरित न्याय व्यवस्था लागू करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाने से देश की आधी से अधिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उक्त विचार शनिवार को जन चेतना मंच राजस्थान की चित्तौड़गढ़ शाखा द्वारा गरनौर गार्डन में आयोजित सुरक्षित भारत विषय पर जन चेतना व्याख्यान के मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रवादी चिंतक, पीएलआई मैन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने व्यक्त किए। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जहां आतंकवाद से देश में प्रतिवर्ष 2000 लोगों की जान जाती है, लेकिन नशे की वजह से हर साल 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत होती है। 150 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ लोग नशे की गिरफ्त में हैं। इसी तरह प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोग अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं, जो प्रदूषण, भुखमरी, विभिन्न बीमारियों और सड़क व अन्य हादसों के शिकार हो जाते हैं। उपाध्याय ने कहा, इनका विश्लेषण किया जाए तो मुख्य रूप से 2 प्रमुख कारण सामने आते हैं, भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान बनने समय 10 देश के संविधान पढ़कर उनकी अच्छी बात इनमें शामिल की गई। भारत के संविधान में साफ अंकित है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, मगर आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी इस मुद्दे पर संसद या विधानसभा में चर्चा नहीं हुई। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही गरीबों का रेशों में बढ़ रहा है। राजनीतिक दल इन पर कभी चर्चा नहीं करते। देश के 40 जिलों में भूजल स्तर शून्य है। कई जिलों में अपराध, नशाखोरी, मिलावटखोरी निरंतर बढ़ रहे हैं। नदियां छोटी होती जा रही हैं, जंगल साफ हो रहे हैं और आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। यदि यही हाल रहा तो आगामी 25 वर्षों के बाद भारत में रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए एक देश एक विधान, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग जागरूक जनता को ही उठानी पड़ेगी। जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से जब तक देश के सर्वोच्च सदनों में अपनी आवाज़ को मुखर नहीं करेगा, स्थिति और भी भयावह होती जाएगी। उन्होंने कहा, जिस देश में रामकृष्ण तीर्थकर, गुरुओं और महापुरुषों का जन्म हुआ, कई मठ मंदिर हैं और विद्वान इस धरा पर अवतरित हुए, इसके बावजूद कहा जाता है कि कलयुग चल रहा है। लेकिन जिन देशों में महापुरुषों का जन्म ही नहीं हुआ, ऐसे कई देशों में सद्गुरु हैं। कितनी विचारणीय बात है। जहाँ राम मंदिर तो है पर राम की नीति लागू नहीं, जहाँ कृष्ण मंदिर तो है पर कृष्ण की नीति लागू नहीं। उन्होंने पूर्वजों और विद्वानों के विचारों पर भय बिन होए न प्रीत उक्त की प्रासंगिकता बताते हुए कहा कि 1984 के सिख नरसंहार या 1990 के कश्मीर नरसंहार अथवा हत्या जैसी गंभीर सार्वजनिक अपराधों पर भी त्वरित न्याय नहीं होने और अपराधियों को फांसी जैसी कड़ी सजा नहीं होने से असुरक्षा का वातावरण बनता है। आदि समस्याओं का मूल कारण लचर और पुरानी न्याय व्यवस्था को बताते हुए उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि जिस देश में कोई भी राजनीतिक दल और सरकारें इस पर चर्चा नहीं करती, उस देश की शिक्षित और जागरूक जनता क्यों चुप है। अश्विनी उपाध्याय ने आह्वान किया कि जस्टिस विदविन ईयर के लिए जागरूक पूर्वक अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को कानून बनाने की मांग मुखर करना चाहिए, जिसमें एक इंडियन पेनल कोड बनाने की मांग हो। देश की असुरक्षा और दूसरी प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख करते हुए कहा कि घूसखोरी, मिलावटखोरी, तस्करी, आतंकवाद, अलगाववाद के लिए फंडिंग सहित अन्य कारणों से हो रहा भ्रष्टाचार भी कड़े कानून लागू करने से ही रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के अनुसार भारत में 88% लोग प्रतिदिन 100 से भी अधिक कम खर्च करने की श्रेणी में आते हैं और ज़्यादातर लेन देन ऑनलाइन माध्यम से होता है, तो फिर बड़े नोटों की उपयोगिता ही क्या। उपाध्याय ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी सिर्फ लोकपाल और लोकायुक्त बैठने से नहीं, बल्कि कानून बदलने और न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रख्यात चिंतक अश्विनी उपाध्याय ने देश की शिक्षा में पद्धति में भी बदलाव लाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 सिलेबस यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम को लागू किया जाना भारतवर्ष में महती आवश्यकता है। शिक्षा में गुरुकुल पद्धति के अनुसार आत्मनिर्भरता, संस्कार, नैतिक और मूल्य के साथ ही व्यवहारिक शिक्षा का समावेश होना चाहिए। उन्होंने कहा, भारतवर्ष की भारद्वाज संहिता में सब कुछ अंकित है, जिस ज्ञान को विभिन्न देशों ने अपनाया लेकिन भारत में उसे कभी नहीं बताया गया।
भारत में फिर से गुरुकुल वैदिक व्यवस्था को लागू किए जाने और वन नेशन वन सिलेबस एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश में जोनल बोर्ड बनाकर शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। समान शिक्षा से सामाजिक समरसता भी बढ़ेगी। उपाध्याय ने सुरक्षित भारत व भारत में सतयुग की स्थापना के लिए आमजन से आह्वान किया कि राजनीतिक दलों के बहकावे में नहीं आकर उन्हें जनता के हितों और देश के हित में नीति बनाने के लिए दिशा दिखाएं। कार्यक्रम में प्रमुख उद्यमी राधाकृष्ण फुलवानी व नरेंद्र चौड़िया, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व महाप्रबंधक प्रकाश जैन, मंच प्रांतीय अध्यक्ष हेमंत शर्मा, प्रांतीय महामंत्री श्रीकांत शर्मा, संरक्षक डॉक्टर IM सोठिया मंचासीन थे। मंच के संस्थापक डॉक्टर IM सोठिया ने कार्यक्रम की प्रस्तावना और मेरी आवाज़ मेरा समाधान विषय पर हो रहे व्याख्यान की भूमिका रखी। प्रांतीय अध्यक्ष हेमंत शर्मा के स्वागत उद्बोधन दिया। विशिष्ट अतिथि राधाकृष्ण फुलवानी ने भी विचार व्यक्त किए। अतिथियों द्वारा भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन के बाद नगर अध्यक्ष राधेश्याम लड्डा, सदस्य नंद किशोर पारेख, राजेश वर्मा व भवानी शंकर जी नगर कपासन ने अतिथियों का साल उपरना से स्वागत अभिनंदन किया। समारोह का संचालन मंच के तहसील अध्यक्ष सत्यनारायण सीकलीगर व सदस्य राष्ट्र सेविका समिति की राष्ट्रीय सदस्य वंदना वजीरानी ने किया। प्रांतीय महामंत्री श्रीकांत शर्मा ने आभार व्यक्त किया। माननीय उपाध्याय जी देश के 500 जिलों में जा चुके हैं। प्रतिवर्ष 100 से अधिक कार्यक्रम आप करते हैं। हर शनिवार रविवार बुक रहता है उनका। मैं समझता हूं जिन ज्वलंत विषयों पर हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम सोच करके बैठ जाते हैं, ऐसे विषयों पर आपने अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हुए, न्यायिक प्रणाली का उपयोग करते हुए कई ऐसी याचिका लगाई जिस पर आज देश चल रहा है। अभी हम चाहे वो मतदाता सूची का SIR का कार्यक्रम हो, चाहे 370 हो, चाहे वक्फ बोर्ड का हो, चाहे दूसरे जो भी विषय है आप बताएंगे, उन सभी विषयों पर इतना गहन चिंतन आपका है और भारतीय संस्कृति के हिसाब से क्या हमारा सोच होना चाहिए। इस नाते जो काम हम जनता मंच के माध्यम से कर रहे हैं वह काम वास्तविक रूप में आप कर रहे हैं। मैं सदन से गुजारिश करता हूं जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन करें। जस्टिस फॉर ऑल। भारत में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे। 5 करोड़ मुकदमों में एक पार्टी चाहती होगी जल्दी से मुकदमा खत्म हो जाए और एक पार्टी चाहेगी मुकदमा लंबा चले। जो दोषी होगा वो क्या चाहेगा, मुकदमा लंबा, और जो निर्दोष होगा वो क्या चाहेगा, मुकदमा जल्दी। जिसके घर पे कब्जा हो गया वो क्या चाहेगा, मुकदमा जल्दी, और जिसने कब्जा किया है वो क्या चाहेगा, मुकदमा लंबा चले। जो पीड़िता होगी वो चाहेगा मुकदमा जल्दी खत्म हो, सजा मिले, और जो बलात्कारी होगा वो क्या चाहेगा, मुकदमा लंबा। तो हमारी न्यायिक व्यवस्था किसके पक्ष में? जोर से बोलिए जरा। अपराधियों के पक्ष में। हमारी न्यायिक व्यवस्था घूसखोरों के पक्ष में है, जमाखोरों के पक्ष में है, मिलावटखोरों के पक्ष में है, कालाबाजारियों के पक्ष में है, नशा तस्करों के पक्ष में है, मानव तस्करों के पक्ष में है। हमारी न्यायिक व्यवस्था आतंकवादियों के पक्ष में है, अलगाववादियों के पक्ष में है। हमारी न्यायिक व्यवस्था जो अराजकता फैलाते हैं, जो अपराधी हैं, उनके पक्ष में। 35 साल पहले 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ। एक आतंकवादी ने बोला हमने सेना के 4 जवानों को मारा है, और बाकायदा टीवी में है वो। उसका आप गूगल पर जाइए, टीवी में आपको उसका वीडियो मिलेगा। उसने खुद ही कहा हाँ हमने मारा। और सेना के जो हमारी विधवा बहनें वो कह रही है हाँ इसने मारा है। और 35 साल बीत गया, अभी मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। अगर आज सजा हो जाए तो हाई कोर्ट में अपील होगी, हाई कोर्ट से फिर सजा हो जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब तक वो खुद ही प्यारा हो जाएगा। तो फिर कानून का खौफ कैसे पैदा हो? व्यापारियों से एक्सटॉर्शन होता है, व्यापारी कुछ नहीं कर पाते। क्यों? अरे यार पुलिस में जाएंगे, खामखा छोड़ो ना, कायले टेंशन, मुकदमा 20-30 साल चलेगा। आधी समस्याओं का मूल कारण ये सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था है।